स्टार्ट करते हैं अपन लोग बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि एंटिटी के वर्ड के बाद डिस्कशन हमने आपके साथ किया था। एंटिटी क्या होगा, नोट्स पहुंच गए आपके पास? नोट्स नहीं अभी शेयर कर लो ना बेटा प्लीज, एक कर लो एक दूसरे के साथ बेटा, जिससे भी आ जाएंगे तब तक कर लो, ठीक है? क्लियर? तो हमें यहाँ डिस्कशन करना रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? एंटिटी के बारे में चर्चा हमें आपके साथ करनी थी। कौन एंटिटी है? क्योंकि एंटिटी जब हम पता कर पाएंगे तो हम पता कर पाएंगे कि ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेट्स सी, हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन आपके साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं, हमने कहां तक कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा? पॉइंट नंबर 5 तक कर लिया था। क्लियर? मैं पॉइंट मैंने कहां तक करवाया था? 5th तक करवाया था। वापस करवाऊंगा एक बार? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट बेटा, वो शीट रखी हुई, इससे 2 शीट और करवा दो, इन बच्चों को नहीं मिला। इसके अलावा 2 और करवानी। क्या समझना? कैश सेल हो रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है, सेल कौन कर रहा होगा? नोवेल्टी स्टोर्स। ट्रांजेक्शन किसके यहाँ पे होगा? नोवेल्टी के यहाँ पे। राकेश के यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो हमने लिखा नोवेल्टी और क्या बेटा? राकेश। जिनका फर्स्ट डे थोड़ा सा वेट टू 2 मिनट, इस क्वेश्चन के बाद आपको वापस से समझ में सब कुछ अच्छे से आपको आएगा। तो पहला जो ट्रांजेक्शन है इसके यहाँ पे होगा, इसके यहाँ पे नहीं होगा। दूसरे ट्रांजैक्शन के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा, इसके यहाँ पे होगा, इसके यहाँ पे नहीं होगा। तीसरे ट्रांजैक्शन के बारे में जब हम आप लोगों से बात करें, यहां नहीं होगा, यहां होगा। इज इट क्लियर? फोर्थ ट्रांजैक्शन के बारे में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करेंगे तो फोर्थ ट्रांजैक्शन में यहां नहीं होगा, यहां होगा। इज इट क्लियर? क्या पॉइंट सभी को अच्छे क्लियर? जवाब दो। 6th ट्रांजैक्शन के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। 5th के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे तो 5th के अंदर जब हम आप लोगों से बात करेंगे, 5th में क्या है बेटा? यूज स्टेशनरी फॉर डोमेस्टिक। यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। 6th, अब ध्यान से, 5th तक की चर्चा हम कर चुके थे, 6th ऑनवर्ड चर्चा हमें आपके साथ करनी। सभी लोग इनका फर्स्ट डे ध्यान से देख बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के हेडिंग पढ़ो फटाफट से। मिस्टर राकेश अ कैरी ऑन बिजनेस एज ए स्टेशनरी डीलर। मिस्टर राकेश एक स्टेशनरी डीलर है और शॉप का नाम क्या है? नोवेल्टी स्टोर्स। State which of the following are the transaction to be recorded in his books, business books। मतलब बिजनेस की बुक्स में कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जाएंगे, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना इस पॉइंट को बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़े ध्यान से आप लोग समझने का, ध्यान समझने का। तो क्या कैश सेल हुआ? सेल किसने किया होगा? राकेश की बुक्स में हुआ होगा या बिजनेस में हुआ होगा? तो ट्रांजैक्शन कहां पे हुआ बेटा? बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 6 पे आता हूं डायरेक्ट। स्टेशनरी गिवन फ्रॉम शॉप टू आईपी स्टोर्स फ्रॉम होम यूटेंसिल्स टेकन फॉर होम। समझना क्वेश्चन ने क्या बोला है, बड़े ध्यान समझ, ध्यान क्लास में है ना, ध्यान समझना। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दुकान से हमने कुछ स्टेशनरी को हमने निकाला और निकाल के हमने इसको किसको दिया? आईपी स्टोर्स को दिया। और आईपी स्टोर्स से क्या आ रहा है बेटा? यूटेंसिल्स, घर के बर्तन आ रहे होंगे बेटा। अब बताओ, बर्तन घर के लिए आते हैं, दुकान के लिए आते हैं? घर के लिए आते हैं। तो मतलब ये ट्रांजेक्शन घर का भी है, ट्रांजेक्शन पर्सनल ट्रांजेक्शन भी है और ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन भी है। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्यों है? कि गुड्स जो जा रहा है वो बिजनेस से जा रहा है, घर से जा रहा है, गुड्स से जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और राकेश का ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो राकेश की बुक्स में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। सही मैंने देखा जाए, नोवेल्टी का मालिक कौन है बेटा? राकेश। तो राकेश की जो पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से ट्रांजैक्शन पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन है और कौन से ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। तो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के होंगे उनको बिजनेस की बुक्स अकाउंट लिखा जाएगा और जो ट्रांजैक्शन पर्सनल नेचर के होंगे उसके पर्सनल बुक्स अकाउंट लिखा जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 के बाद हम पॉइंट नंबर 7 के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है, बड़े ध्यान से समझना। पेड स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पे किया स्टॉक के लिए। स्टॉक घर में होता है, बिजनेस में होता है? बिजनेस। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम का हमने पेमेंट किया और किसके लिए किया? स्टॉक के लिए हमने किया। तो स्टॉक कहां पे होगा? बिजनेस। तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस का है या पर्सनल? बिजनेस।
तो ये ट्रांजेक्शन सिर्फ कहां पे होगा, यहां होगा, यहां पे कुछ भी नहीं होगा। अब मैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में आप लोगों से यहाँ पे चर्चा आपके साथ करता, सॉरी तो डाउट है। मैं पॉइंट नंबर 8, वाइफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹200, वाइफ नहीं है बेटा, ये वाइफ ही होगा, बहुत सी पत्नियां थोड़ी होंगे इसलिए से एग्जांपल, तो वाइफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹200 पेड टू LIC फ्रॉम नोवेल्टी स्टोर्स। ऑफिस से पैसा निकालकर वाइफ के लिए पैसा पे किया और वाइफ की लाइफ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट किया। तो मुझे बताओ, पर्सनल ट्रांजेक्शन भी है, पर पैसा किसके यहाँ से दिया गया, बिजनेस से दिया गया, तो इस पैसा बिजनेस का गया, इंश्योरेंस किसका हुआ, पर्सनल लाइफ का हुआ, तो ट्रांजेक्शन यहां पे भी होगा, ट्रांजेक्शन यहां पे भी किया जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यस प्लीज। ये एडिशनली हम ऐसे बना रहे हैं बेटा, पूछा नहीं कि भाई एडिशनली हम बना रहे हैं, कि मैं नहीं भी बनाता तो भी मैं चल सकता था। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। सेंड कैश टू बैंक, तो कैश भेजा, कहां भेजा, बैंक में भेजा, तो घर से भेजा होगा, दुकान से भेजा होगा। जनरली मुझे बताओ, जनरली क्या होता है, जनरली बिजनेस का पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, तो ट्रांजेक्शन बिजनेस का होगा या पर्सनल का होगा, बिजनेस का होगा, तो सिर्फ यहाँ क्या होगा, यस, यहाँ पे कोई भी एंट्री पर नहीं बेटा। अब आपका पर्टिकुलर बोला तो नहीं, तो जनरली कैश डिपॉजिट किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, बिजनेस में किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे जनरली यूज करते हुए यहाँ पे इस चीज के बारे में आप लोगों से यहाँ पे हम बात करेंगे। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अगले पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करते हैं, पॉइंट नंबर 10 के लिए, एक्सचेंज ओल्ड डोमेस्टिक फर्नीचर फॉर न्यू फर्नीचर फॉर शॉप। हमने अपना घर का पुराना फर्नीचर देकर एक्सचेंज करवा के हम बिजनेस के लिए नया फर्नीचर लेकर आए, तो बताओ पर्सनल असेट्स जा रही है और बिजनेस के असेट्स आ रही है, तो भैया बिजनेस के यहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा और पर्सनल की बुक्स में भी क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 11 के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं। बोरोड ₹10,000 फ्रॉम मिसिस राकेश एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर शॉप। मिसिस राकेश बोला है, समझना, बिजनेस हमने लोन लिया, तो बिजनेस में लोन आया है, ये बात तो तय है कि बिजनेस में यहाँ पे आएगा, क्या यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। वो मिसिस की बात कर रहा है बेटा, मिस्टर की बात नहीं कर रहा है, ध्यान समझो, गलती ना हो, आप सिर्फ मिस्टर राकेश लिखा नहीं है, मिसिस राकेश से लोन लिया, तो राकेश की बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका काम नहीं होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बताओ, हमने घर के लिए पर्सनल पर्पस के लिए डोमेस्टिक यूज के लिए हमने 200 रुपए विड्रॉल किए, कहां से बेटा, दुकान से, तो ट्रांजेक्शन यहां पे भी होगा और ट्रांजेक्शन यहां पे भी होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज, हमने क्या किया, घर का जो सर्वेंट था उसके लिए पैसा पे किया, यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा। समझ में आया? सिर्फ हमने तो भी ये पता किया कि ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड किया जाएगा। अब रिकॉर्ड किया जाएगा तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट पड़ेंगे, इसके बारे में भी चर्चा हमें आपके साथ करनी है। सबसे पहले बताओ, यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यस प्लीज। पॉइंट नंबर 10, हमने घर का फर्नीचर एक्सचेंज और डोमेस्टिक फर्नीचर फॉर परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर फॉर शॉप। हमने घर का फर्नीचर निकालकर दुकान पे गए, से एग्जांपल घर पे आपका सोफा सेट रखा हुआ था, पुराना हो गया, तो उस सोफा सेट देख के गए शोरूम पे गए और ये दिया और नया सोफा सेट खरीद के लेकर आए ऑफिस के पर्पस के लिए, एक्सचेंज किया गया। तो मुझे बताओ, क्या कोई चीज आ रही है जा रही, दोनों तो है। क्या सोफा गया होगा इसकी मॉनेटरी वैल्यू तो है, क्या सोफा आया होगा उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो है। मैंने कहा कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो, पर उसको मॉनेटरी वैल्यू में कंसिडर किया, उसको मॉनेटरी वैल्यू में उसको काउंट मेजर किया जा सकता है, तो उसको रिकॉर्ड करना। तो बेस्ट एग्जांपल, मैंने गुड्स बेचा उधार पे, क्या पैसा आज आया है क्या, नहीं, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। व्हाई? क्योंकि उस ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड किया, मेजर किया जा सकता है, इसलिए। तो फर्नीचर गया, फर्नीचर आया, आया कहाँ पे, शॉप पे, बिजनेस में आया, रिकॉर्ड यहाँ होगा। फर्नीचर गया, किसका गया, पर्सनल का, तो यहाँ से माइनस होगा। इज इट? पढ़ेंगे ना, अभी नहीं, एंट्रीज पढ़ेंगे बेटा। क्या पॉइंट्स, एंट्रीज अगर पूछो बताऊंगा आपको, ये एंट्रीज की होगी, अगर आप अभी कुछ बोलूंगा समझ में आपको नहीं आएगा। एंट्रीज की होगी बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हाँ कैपिटल, न्यू कैपिटल और कैपिटल है, इसकी एंट्री क्या पास होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सोचना थोड़ा सा, समझ में नहीं की, इसलिए मैं बोला समझ में नहीं आएगी एंट्री, समय एक समय के बाद हर चीज समझ में, इसलिए मना कर रहा था
कि मैं इंटरव्यू में नहीं बताऊंगा, पर पूछा अगर मैं नहीं बताता तो क्या बोल, सर को आता ही नहीं इसलिए नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। एंट्री जब केस की क्या है बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर सुनो लॉजिक भी समझ लो बेटा, सुनो ध्यान से, फर्नीचर आ रहा है डेबिट होगा, ये बात तो होता है, तो उसे कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्या पैसा बिजनेस से बाहर गया क्या? नहीं, तो कहां गया? फर्नीचर बिजनेस से बाहर गया क्या? नहीं। घर का, अगर मुझे बताओ, घर का फर्नीचर देकर आप नया फर्नीचर लेके आ रहे हो, देखा तो आप अपनी पर्सनल कैपिटल को यहां लेकर आ रहे हो, तो क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है? अरे इंट्रोड्यूस हो रही है बेटा, इंट्रोड्यूस हो रही है। एक तो सुनो मेरी बात, कैपिटल मतलब एक प्रकार से ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब क्या होता है? ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे हाँ है ना, ऑनर ने पैसा दिया, मैं ऑनर का नाम लिखूं या मैं कैपिटल लिखूं, एक ही चीज है। तो मुझे बताओ, फर्नीचर आया ऑनर के घर से यहाँ आया, एक तो मुझे देने वाला कौन? डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है बेटा? ऑनर। तो मैंने ऑनर्स, तो मैंने इसलिए लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सॉरी, हाँ मैं वही बोला, आप नाम लिखो या ऑनर्स कैपिटल लिखो या से कैपिटल लिखो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर नाम लिखने से अच्छा है राकेश कैपिटल लिखोगे, ऑनर्स कैपिटल लिखोगे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। क्यों सिर्फ राकेश लिखोगे तो इसका इंपैक्ट क्या लगेंगे बेटा? लगेगा तो आउटसाइड लायबिलिटी है। जैसा लॉजिक में करते हैं। मैं एक बात बोलूंगा बेटा, सारी एंट्रीज इतनी आसान है, सिर्फ जो बेस में बना रहा हूं, सिर्फ शुरू के ये फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बोल रहा हूँ बेटा, पूरे अकाउंट्स में कभी समस्या आपको आ ही नहीं सकती। और मोर थिंग, एक चीज बोल देना चाहता हूँ आप सभी को बेटा, बैच खत्म होने के बाद जितने भी लेक्चर्स आप पढ़ रहे हो, ये सब लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं। लेक्चर रिकॉर्ड होंगे, बैच खत्म होने के बाद ये सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड वापस कर दिए जाएंगे। तो बैच खत्म होने के बाद आप जब घर पे भी आप पढ़ोगे तो लेक्चर्स आपके पास रहेंगे, तो इन लेक्चर्स की हेल्प से वापस आप रिवीजन भी कर सकते होंगे। दैट्स द बेनिफिट। ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी और सब्जेक्ट में लेक्चर्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक चीज बोलना चाहूंगा बेटा, जैसे आप लोग अपने नोटबुक बनाते हो, नोटबुक में लिखा हो डे 3, नोटबुक में लिखा हो डे 3, डे 2 था, परसों डे 1 था, हाँ डे 2 है डे 3, डे 3, ठीक ठीक, रिकॉर्डिंग के हिसाब से डे 3 है बेटा, बाकी डे 4 है, गॉट इट बेटा, रिकॉर्डिंग के हिसाब से बेटा डे 3 है बेटा। तो मैं एक बात बोलना चाहूँ, आप आपके नोटबुक में डे 1, डे 2, डे 3 लिखा करो। वाई? बिकॉज ऑफ क्या होगा, मैं बता, बहुत सिंपल सा रीजन बताता हूँ। एक नोटबुक जैसे आपने बनाई, आज ये नोटबुक आपने बना ली बेटा, अब हो क्या रहा है बेटा, नोटबुक बना ली, अब आपने मान लो कुछ पढ़ रहे हो, ये यहाँ कुछ लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब क्या करो, जाके लेक्चर देखोगे। अब लेक्चर तो बहुत सारे होंगे बेटा, कौन सा लेकर सर्च करोगे आपको पता ही नहीं होगा, बार बार ढूंढोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो आपने डे 3 लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा डे 3 का लेक्चर से वहां जाके मुझे वहां पे मुझे मिल जाएगा। 4 लेक्चर ढूंढने से अच्छा एक लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और बट ऑब्वियस सी बात है, जैसे डे 3 यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात, दिन भर में मैं 1.5-2 पेज ही पढ़ाता हूँ बेटा, तो समझ में आ जाएगा ये आधा घंटे बाद का लेक्चर होगा। फिर लेक्चर में 45 to 50 मिनट का लेक्चर आपका होता है, तो समझ में आ जाएगा कि इतने समय के आसपास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए आपको हमेशा क्या लिखना है, आपको डे 1, डे 2, डे 3 लिखना है, हर चैप्टर वाइज का एक इंडेक्स बना लेने का अपन को, इसे समझ में आपको, जिससे क्या होगा जब आप रिवीजन करोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा आपको फायदा आपको मिलेगा। अब ये लिखना आपके ऊपर है, मैं तो आपको ऑप्शंस दिया है, डिपेंड्स चॉइस ऑफ व्यू, आप क्या चाहते हैं यहाँ समझना। लेट्स सी, अब बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, इसके बाद हमें आज सीखने जा रहा है, हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे बेटा, तो मैंने बताया था सबसे पहला अकाउंटिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले हमें लिखना है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, मैंने क्या बोला बेटा, पॉइंट नंबर 1 हम बात करने जा रहे हैं बेटा, ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करेंगे मतलब इसको बोल रहे हैं बेटा बुक एंट्री। क्लियर? दूसरा हम क्या करें, पोस्टिंग नहीं, जर्नल एंट्री की बात करेंगे। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है इस ट्रांजैक्शन में से किस पार्टी को हमें डेबिट करना है, किस पार्टी को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, ये हमें बताता है जर्नल। इज इट क्लियर? थर्ड डिस्कशन हम करेंगे बेटा पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब क्या, अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको बताऊं। नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, गुड, शाबाश बेटा। अकाउंट्स का मतलब क्या, एक ही नेचर के, एक ही कैटेगरी के सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करना, दिस इज कॉल्ड एज
अकाउंट। क्या बोलेंगे बेटा? अकाउंट। एक ही नेचर के सेम कैटेगरी के ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करना, एक जगह पे काउंटिंग करना। ध्यान से देखो, अकाउंट, अकाउंट मतलब काउंटिंग, एक अकाउंट एक जगह पे, मतलब एक। बेटा हर चीज का इतना मीनिंग है, फंडामेंटल कंसेप्ट है बेटा, मजा आ जाएगा आपका। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है चीजें, अगर लॉजिकल पढ़ोगे तो। अगर इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आप फंडामेंटल पढ़ोगे तो इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बहुत बन जाएगा। अकाउंट मतलब काउंटिंग, काउंटिंग ए जगह पे सारी काउंटिंग करना, एक ही चीजों की, एक ही नेचर की, सेम ट्रांजैक्शन की, सेम लेवल की ट्रांजैक्शन को अकाउंट एक जगह पे रिकॉर्ड करना, दिस इज कॉल्ड एज क्या बोला? अकाउंट कहा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? और सब ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज लेजर्स। तो जहां पे सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेजर कहा जाता है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करें, पॉइंट नंबर 4 के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे, तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्या होगा ध्यान समझना, क्या होगा? फिर हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जितनी भी अकाउंट्स आपने बनाए उनके बैलेंसेस को एक सिंगल पेज पे, एक स्टेटमेंट के रूप में एक पेज पे लिखना, दिस इज कॉल्ड क्या बनेगा आपका? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बेटा बेसिकली 4 तरह के आइटम्स आते हैं। इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटीज। रिगार्डिंग में इनकम एक्सपेंस जहां ट्रांसफर किया जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जहां इनको लिखा जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ये बन गया अकाउंट्स इज ओवर। अकाउंट्स में क्या है? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स इज ओवर। और मैं आपको फिर बोलता हूं, आप लोग ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बहुत फोकस करते हो, जबकि सही मायने में आपको ही फोकस करना है तो सिर्फ इस जगह फोकस करना है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये सब चीजें सेकेंडरी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं बेटा, नथिंग एल्स। आप इनको पढ़ के खुश हो जाते हो, रट लेते हो, एक एक 5-5, 10-10 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, फिर बोलते हो हमें ट्रायल बेस बनाना हमें आ गया, हमें तो ट्रेडिंग बनाना आ गया, हमें तो पील बनाना आ गया, बैलेंस शीट बनाना आ गया, और टेली हो गई तो वो 7वें आसमान पे। मैं आपको बोलूंगा, आप ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट टेली करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के हिसाब से बैलेंस शीट टेली होना मतलब आपने तो पहाड़ पे चढ़ गया, मतलब बहुत सी बात है बेटा, पहाड़ पर ऐसी बात नहीं। बैलेंस शीट टेली करना कोई बड़ी बात नहीं है, बैलेंस शीट सही अमाउंट से टेली करना बड़ी बात होती है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको मैं ये जवाबदारी मेरी है, जो तरीका मैं बता रहा हूं इससे आपकी बैलेंस शीट हमेशा ही टेली होगी, ऐसा होगा भी नहीं। आप क्वेश्चन गलत भी कर रहे हो ना तो बैलेंस शीट आपकी हमेशा टेली होगी, और आपके हिसाब से बैलेंस शीट टेली होना मतलब क्वेश्चन सही, जबकि ऐसा नहीं सोचने का। बैलेंस शीट टेली भी होने का और करेक्ट अमाउंट का हमें टेली करवाने का, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेट्स सी, हम बात करते हैं अब एक ही चीज के बारे में बात करते हैं। हमें बेसिकली ये समझना है, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस के बारे में अपन बात करेंगे कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्या करना है बेटा? डेबिट करना, और किसको हमें क्या करना है बेटा? क्रेडिट करना है। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए जैसे आपके दिमाग में फंडा फिक्स है, 3 गोल्डन रूल थी, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम आर द क्रेडिटेड। इन 3 चीजों में अकाउंट्स दुनिया आपके हिसाब से खत्म है, बट मैं आपको अकाउंटिंग करने के 4 तरीके बताऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे जाकर ये गोल्डन रूल फेल हो जाते हैं, कुछ कुछ जगह पे जाके ये गोल्डन रूल आपके फेल हो जाते हैं, और आपको कंफ्यूजन होता है कि हम एंट्री कैसे पास करेंगे। सो आप एकदम लर्निंग फेज पे रहना, मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास की जाती है। लेट्स सी, इस चीज के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास की जाती है। अभी तो सबसे पहले चाहे गोल्डन रूल लगाने हैं तो 3, उसके लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा अकाउंट कौन सी कैटेगरी का। आप लोगों को पता रियल अकाउंट होगा तो ये, नॉमिनल अकाउंट होगा तो ये, और पर्सनल अकाउंट होगा तो ये 3 गोल्डन रूल है। रियल अकाउंट के लिए डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड और ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। एंड कौन सा है वो, क्या बचता है? पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पता है आपको? यही पता है, मेरे को भी यही पता है। अब समझना, सबसे पहले मैं आपको जो आपको आता है पहले ये सिखाऊंगा, और फिर धीरे धीरे इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा। समझता, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपको वो बताना भी होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जब भी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं तो हमें सबसे पहले जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को अकाउंट, जो सबसे पहले डेबिट करेंगे, डेबिट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अकाउंट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे।
तो सबसे पहले इन सभी अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा आपके पास बेटा, रियल अकाउंट, सेकंड कौन सा आपके पास बेटा, पर्सनल अकाउंट, और थर्ड कौन सा आपके पास बेटा, नॉमिनल अकाउंट। बोल रहा आपको, और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं, ध्यान समझना, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, इसको बेटा पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं बेटा, इसे इम्पर्सनल अकाउंट भी कहा जाता है। लेट्स सी, कोई बात नहीं है, अब अपन बात करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट। सिंपल तरीका, जो यहां नहीं आता, जो यहां नहीं आता वो यहां आता। अरे नाम मात्र का अकाउंट है, जो यहां नहीं है वो नहीं, वो कहां है, यहाँ पे। दैट्स इट, नथिंग एल्स। समझना, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में, अपन बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट। मतलब अगर किसी पर्सन से लेना है या पर्सन को हमें देना है, किसी पर्सन से लेन देन हो रहा है जिसमें किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे। दैट्स इट। मैंने क्या बोला, किसी पर्सन से हमें लेना है या किसी पर्सन से हमें, मतलब पर्सन के बीच में लेन देन को ट्रांजेक्शन हो रहा है। बट ऑब्वियसली बात है, ट्रांजेक्शन है तो लेन देन तो होगा, लेन देन होगा तो मतलब लेना भी है देना भी है। एक ले रहा है एक दे रहा है, तो दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो है, मतलब हर ट्रांजेक्शन में पर्सन तो आएगा ही आएगा। बट उस पर्सन का इस्तेमाल हमेशा किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज मेरी बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें हमेशा दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब दो पार्टी है तो बट ऑब्वियसली बात है दोनों पर्सन ही होंगे। क्या मैं दीवार से देखा, जैसे एग्जांपल बोलते हैं क्लासरूम, क्लासरूम इज द रियल एस्टेट, द प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, और बिल्डिंग को आप सभी लोग जानते थे रियल अकाउंट। बोलो हाँ है ना। तो क्या मैं बिल्डिंग के साथ कभी लेन देन कर सकता हूं क्या, नहीं, दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट तो होगा। बोलो है ना। पर दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके बावजूद भी हम कभी कभी पर्सन को हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसा आएगा। क्यों करेंगे, इसका लॉजिक मेरे को आपको बताना है। कई बार जब आप देखो, सबसे पहले बात हम पता करेंगे, मैंने बोला कि ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो दो अकाउंट को आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसको डेबिट करना है, जिसको हमें क्रेडिट करना है। बट कभी कभी जो ट्रांजैक्शन आप पढ़ोगे उसमें दो दो क्या तीन तीन अकाउंट का अच्छा अकाउंट खुल जाएंगे। अब 4 अकाउंट में से किसी 2 अकाउंट को आपको चूज करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। ये चीज मेरे को सिखानी एकदम फंडामेंटल लॉजिक के साथ में सिखानी है। अब उन दो चीजों को, मतलब कभी किसी ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे हो उसमें 3 अकाउंट ओपन हो गए। अब 3 अकाउंट ओपन हो गए, हो सकता है तीनों को डेबिट क्रेडिट किया जाए या हम तीनों से किसी 2 को डेबिट क्रेडिट किया जाए। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से कैटेगरी के अकाउंट्स हैं और कौन कौन से अकाउंट हमारे लिए काम के हैं और कौन कौन से अकाउंट हमारे लिए काम के नहीं है। हमें हर चीज के बारे में चर्चा आपके साथ यहाँ पर करनी है। लेट्स सी, पढ़ेंगे तो पर्सनल अकाउंट सभी समझ में आया बेटा, बोलो। पर्सन और रिप्रेजेंटेबल जो अकाउंट होगा उससे भी क्या कहा जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट ही कहा जाए। सेकंड चीज हम बात करते हैं रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, आपके पास बेटा रियल अकाउंट। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है, क्या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है, कोई टाइम से रिलेटेड अकाउंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रियल अकाउंट बोलेंगे। और जो इस कैटेगरी में नहीं आता, जो इस कैटेगरी में आता, वो इस कैटेगरी में आता है। मैं यहां बोल सकता हूं, अगर कोई भी इनकम है, अगर कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी क्या बेटा लॉसेस है, तो उसका जो अकाउंट होगा उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। क्या बोला बेटा मैंने, नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। तो मेरा क्या बोलना है, नॉमिनल अकाउंट के बारे में चर्चा मैंने आपके साथ की। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस, यहाँ पे काइंड, प्रॉपर्टीज, असेट्स की यहाँ पे बात बोलेंगे। क्लियर? यहाँ क्या आएगा, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होंगे और जो रिप्रेजेंटेबल अकाउंट्स होंगे वो भी यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। इज इट क्लियर? अब ये 3 अकाउंट, बस 3 अकाउंट के अंदर हम अकाउंट्स को लगभग काम खत्म, 100% काम तो नहीं होता पर लगभग हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। बट अभी इतने से हम काम चलाएंगे और एक लेवल के बाद कुछ हम और एडिशनल बातें डिस्कशन आपके साथ करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। आपको सबसे पहले पता करना है ये अकाउंट कौन सी कैटेगरी का है। जितने भी अकाउंट है बेटा, सबसे पहले आपके पास एस लगाकर एस तक के पॉइंट है बेटा, बोलो ए से एस तक के पॉइंट है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट आपका कौन सा बेटा नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट कौन सा आपके पास बेटा पर्सनल अकाउंट है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और मैं एक बात बोलूंगा बेटा, कोई किसी की बिल्कुल हेल्प मत करना, गलत सलत फर्क नहीं पड़ता, आपको सही होना ये फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या सोच के आप लिख रहे हो ये लिखो, ट्राई करो, गलत सलत से फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग ट्राई करोगे फटाफट से। यस, डाउट पूछे आपने,
हाँ, अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो भी यहाँ पे आएगा। अब एग्जाम्पल कंपनी, एग्जाम्पल फर्म इज द आर्टिफिशियल पर्सन। आप बिंदास होके लिखने का, गलत सलत से फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से ट्राई करो, इससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। अरे नहीं बेटा, एक दूसरे की हेल्प में ही ना यार, बिल्कुल भी हेल्प नहीं, गलत सलत से फर्क ही नहीं पड़ता यार। और थोड़ा सा स्पीड रखिएगा बेटा ना। नहीं नहीं बेटा लिखो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा अभी, जब आप सब कर लोगे बेटा उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा लॉजिक के साथ बेटा। और थोड़ा स्पीड रखिएगा सभी लोग बेटा, है ना। चाहो नोट्स के आगे कर लो, नोटबुक में कर लो, जहां इच्छा वहां कर लो। डन, गुड। और पूरा पूरा मत लिखो, शॉर्ट लिख दो, आर पी ऐसा लिख दो शॉर्ट में, समय कहाँ है, आर पी एन ऐसा कुछ भी तो समझ में आ जाएगा। डन, सभी का हो गया। डन, अब सुनो फटाफट साहब एक बार आंसर लिख लें, बाकी का सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 का है, ए का है पर्सनल, बी का है पर्सनल, सी का है नॉमिनल। मैं लॉजिक बताऊंगा आपको हर चीज का, अभी एक बार आप सिर्फ लिख लें। आपने किया और जो मैंने किया इसमें आंसर हो सकता है सेम भी आ रहा हो, अलग अलग भी आ सकता है, पर मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों बोला है। अभी सबसे पहले मैंने बोला पर्सनल, ठीक है, फिर सेकंड बी पर्सनल, सी नॉमिनल, डी पर्सनल, ई रियल, एफ रियल, उसके बाद एफ के बाद जी रियल, एच नॉमिनल, फिर नॉमिनल, फिर नॉमिनल, फिर पर्सनल। बेटा मैं क्या बोला, आप सिर्फ लिख लो, ठीक है, फिर नॉमिनल, फिर नॉमिनल, फिर नॉमिनल, फिर पर्सनल, 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 रियल, रियल। सारे किसके सही हुए, सारे सारे किसके सही, जिन्होंने पूरे कर लिए तो सारे सही हो गए, लगभग नहीं 100%, 100 वेरी गुड। एक गलत में गलत, बिल्कुल सारा सही है, गुड। आपके सारे सही है, जितना सवाल किया था। चलो समय क्या हो गया मुझे बताओ ना, आपका टाइम है ना अभी तो अपने पास। हाँ अब सुनो यहां से, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, व्हाई इज द ऑनर्स अकाउंट, इज द ऑनर्स अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस का मालिक हूं, मैंने 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो मतलब 5 लाख की कैपिटल स्टार्ट की, तो बिजनेस की जिम्मेदारी है वो 5 लाख रुपए अपने मालिक को वापस लौटा के दे। तो एक हो सकता है, मान लो मेरा नाम नकुल है तो नकुल कैपिटल या ऑनर्स कैपिटल या सिर्फ कैपिटल नाम से लिखा जाए, दैट मींस अगेन इज द एग्जांपल ऑफ द क्या बन जाएगा आपके पास बड़ा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। क्या बिजनेस की जिम्मेदारी है बिजनेस के मालिक को पैसा देना, बोलो है ना। तो बिजनेस का मालिक मतलब बट ऑब्वियस सी बात है कौन है बेटा आपके पास, पर्सन है। ये पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, ये पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, ये पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्या हो सकता है बेटा, पर्सन हो सकता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, ड्राइंग्स, अगेन पर्सनल अकाउंट। मतलब जब पैसा बिजनेस में लगाया जाता है तो बिजनेस की वो कैपिटल लगा, उसको पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। जब बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है, विड्रॉ करता है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। इसलिए अकाउंट कौन सा होगा बेटा, पर्सनल अकाउंट। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट एक प्रकार से लॉस है,
दैट मीन्स ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। समझना कैसे, से एग्जांपल मैंने आपको 5 लाख रुपए का उधार माल बेचा, दैट मीन्स यू आर माय डेटर्स। मैंने आपको माल बेचा तो मेरे को आपसे पैसा लेना है, दैट मीन्स यू आर माय डेटर्स। तो जब मैंने बेचा था सेल है मेरे लिए, अरे, और डेटर्स मेरी बैलेंस शीट के असेट साइड में शो हो रहा था। बट अब उस असेट से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, नुकसान हो गया, मना कर दिया, आपने हाथ खड़े कर दिया, सर मैं तो पैसा नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रही, बात खत्म करो। That's it. Is it possible? That means मेरा बैड डेज हो गया, तो ये मेरा क्या बन गया, लॉस। इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। मैंने अभी बोला था प्रॉफिट, लॉस, गेन, इनकम, दिस ऑल आर द आइटम कौन सा आपके पास, नॉमिनल अकाउंट के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। बोलो हाँ है ना, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब चर्चा आपके साथ करेंगे तो अगला पॉइंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, बैड डेट्स हो गया। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स इज रियल, किसने लिखा, ये गलत है, डेटर्स गलत है, डेटर्स रियल अकाउंट नहीं है। आप लोगों के कई स्टूडेंट्स के मानने से रियल मतलब आपके सोचते ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट, ऐसा नहीं है। डेटर्स आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्यों, डेटर्स मतलब मेरे को पैसा आपसे लेना है, दैट मींस लेना है किससे, आपसे। आप मतलब कौन है, पर्सन, बोलो हाँ ना, दैट मींस इसलिए कहाँ जाएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आपके पास जाएगा। इज इट क्लियर? गलती ना हो चीज का आप लोग ध्यान रखें बेटा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं बेटा, आपके पास स्टॉक। स्टॉक इज रियल अकाउंट, स्टॉक इज रियल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ गुड्स मैंने परचेज किया था, वो गुड्स बिकने से बच गया, वो स्टॉक अभी माल रखा हुआ है। जो माल बिकने से रह जाता है उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है मतलब उसको फिजिकल काइंड है, जिस कॉल्ड क्या बन जाएगा आपके पास, रियल अकाउंट आपका बनेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आपके पास बेटा गुड्स अकाउंट। ओ, कैश इज कौन सा अकाउंट, रियल, नॉमिनल या पर्सनल? कैश इज रियल अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट वन के बारे में बात करते हैं, गुड्स। गुड्स इज रियल अकाउंट। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान समझना। क्या गुड्स है, तो गुड्स आपने सही बारे में गुड्स का कोई अकाउंट ही नहीं होता है। क्या कभी आपने देखा गुड्स का अकाउंट, आपने बचपन से पढ़ता है, क्या कभी आपने गुड्स अकाउंट देखा? क्या नहीं। आपने देखा होगा स्टॉक देखा होगा, और गुड्स अकाउंट कभी भी दिखा हुआ नहीं हो। तो गुड्स है, गुड्स को या तो आपने क्या किया होगा, परचेज, या गुड्स को आपने क्या किया होगा, सेल। तो जब गुड्स को आप परचेज करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस बन जाएगा। गुड्स आप सेल करोगे ये आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। और एक्सपेंसेस और इनकम आर नॉमिनल अकाउंट। तो सिर्फ गुड्स लिखा हुआ आ रहा है मतलब वो क्या बन जाएगा आपके पास बेटा, रियल अकाउंट बनेगा। और गुड्स का परचेज लिखा हुआ आ रहा है तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा आपका, एक्सपेंसेस बन जाएगा। और गुड्स का सेल लिखा हुआ आ रहा है तो आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। रट्टाफिकेशन नहीं, फंडामेंटल पढ़ने का। इज इट क्लियर? आप सिर्फ गुड्स सेल रियल अकाउंट, अरे ना बाबा, गुड्स सेल हो रहा है मतलब इनकम है, गुड्स परचेज हो रहा है मतलब आपका खर्चा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। है तो वही गुड्स ही है, तो गुड्स या तो परचेज फॉर्म में होगा, पर यही गुड्स अगर स्टॉक बन जाएगा तो ये गुड्स आपका क्या बन जाएगा, रियल अकाउंट बन जाएगा। आप सिर्फ गुड्स वर्ड पे फोकस मत करो, उसका नेचर देखो, ट्रांजैक्शन किस वजह से हो रहा है, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्या समझ में अच्छे से आ रहा है, थोड़ा बोलो, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब चर्चा हम आपके साथ करते हैं तो गुड्स के बाद क्या आएगा आपके पास, डेटर्स। गुड्स के बाद परचेज, परचेज अकाउंट इज एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल। सेल अकाउंट कौन सा आपका बन गया आपके पास, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट अगेन एक्सपेंसेस, या इनकम भी हो सकता है, ये लिखा नहीं है, समझ में आया? तो मुझे तो जनरली ऐसे इंटरेस्ट लिखा हुआ था, लेट एग्जांपल, ये तो इंटरेस्ट अकाउंट लिखा हुआ है। अभी इनकम या एक्सपेंसेस क्वेश्चन पूछ लेता तो क्या बोलते हैं, इनकम या एक्सपेंसेस, कुछ लिखा हुआ नहीं है। जनरली हम एक्सपेंसेस इंटरेस्ट हम पे करते हैं, रिसीव करते हैं। जनरली इंटरेस्ट हम पे करते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। लेट्स सी, दिल्ली में वाली बात है बेटा, आपको इंटरेस्ट है, इनकम हो एक्सपेंसेस, अल्टीमेट जाएगा कहाँ पे बेटा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। बात खत्म। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये आप लोगों से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से गलत हुआ होगा। आप सभी ने सैलरी आउटस्टैंडिंग को नॉमिनल अकाउंट बोला, जो कि गलत है। सैलरी आउटस्टैंडिंग नॉमिनल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट। अगर सिर्फ सैलरी लिखा हुआ होता तो वो क्या होता बेटा, नॉमिनल अकाउंट बनता। पर सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा, आई एम सॉरी, पर्सनल अकाउंट होगा।
सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे किसी को सैलरी का पेमेंट करना बाकी है, जिसको मैं दूंगा, वो तो पर्सनल अकाउंट है। सैलरीज कौन सा अकाउंट बेटा आपके पास? पर्सनल, सॉरी नॉमिनल अकाउंट। और सैलरी आउटस्टैंडिंग इस क्या बनेगा आपके पास? पर्सनल अकाउंट। आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलती होगी क्यों? सैलरी आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेबल अकाउंट है। से एग्जांपल, आप सभी लोग मेरी कंपनी में जॉब करते हो, आप 50 लोग यहाँ बैठे हो, 50 लोग में यहाँ पे जॉब करते हो। मंथ एंड पे, साल के अंत में मेरे को आप सभी को सैलरी का पैसा पे करना बाकी था, मैं सैलरी का पेमेंट नहीं कर पाया क्योंकि अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने की व्यस्तता मेरे पास ज्यादा थी, तो मैंने अपने बुक्स अकाउंट क्लोज नहीं कर पाया। बुक्स क्लोज कर रहे थे, मैं बोला कि अगले साल आना, मैं पेमेंट कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पेमेंट कर दूंगा। कैसा हो सकता है? तो मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सैलरी का पेमेंट करना है, तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी टू एम्प्लॉइज। तो मुझे ये पैसा सभी एम्प्लॉइज को मुझे देना है, ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरा एक्सपेंसेस नहीं है। सैलरी इज माई लायबिलिटी, सैलरी इज माई एक्सपेंसेस, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी इज माई लायबिलिटी, ये मुझे किसी को पैसा पे करना है। दिस इज क्या बनेगा आपका? रिप्रेजेंटेबल अकाउंट है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। क्या समझ में आया बेटा? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप सिर्फ क्या करते हो? सैलरी पे फोकस करते हो, नहीं, पूरा सेंटेंस को पढ़ो, सैलरी क्या लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसके? डिस्काउंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बेटा, खर्चा, इनकम, कुछ भी। लॉस बाय फायर, अगेन लॉस है, दैट मींस का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में। प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट, बिजनेस के लिए अगेन एक्सपेंसेस है। ब्रो हाँ है ना ये? और प्रिंटिंग स्टेशनरी बोलो, क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट फोटोकॉपी क्या आप करवाते हो? प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंक वगैरह लेकर, क्या खर्चा है? ये क्या बनेगा आपका? नॉमिनल अकाउंट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या सिर्फ यहाँ बैंक अकाउंट लिखा होता क्या होता? बैंक अकाउंट होता तो क्या होता? रियल होता। और बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ तो क्यों? बैंक अकाउंट भी अल्टीमेटली बैंक की तो है। सॉरी, द करेक्ट आंसर इज बैंक अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट बिकॉज इज इट अ रिप्रेजेंटेबल अकाउंट। क्या आपने जाके बैंक में 5 लाख रुपए जमा कर रखा है तो पैसा बैंक से लेना है? अरे क्या आपने बैंक में 5 लाख रुपए जमा कर दिया, हाँ, तो पैसा किससे लोगे? बैंक से लोगे लोगे। तो बैंक अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेबल अकाउंट हुआ या नहीं हुआ? बोलो, क्या बैंक कोई व्यक्ति विशेष है या नहीं है? क्या कोई बॉडी बनी हुई है? कोई आर्टिफिशियल पर्सन है? अरे यार जवाब दो। तो मेरा समझना, आप ये मत समझना बैंक इज असेट्स, गलत, 100% रॉन्ग आंसर। बैंक इज, भले वो बैंक आपके असेट्स के साइड में लिखा जाता है, हर असेट्स आपका रियल अकाउंट नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज डेटर्स, दैट इज आल्सो असेट्स। अरे हाँ, पर क्या डेटर्स दिख रहा है, पर क्या फिजिकल प्रेजेंट है क्या? नहीं, वो तो किसी पर्सन से पैसा आपको लेना है। इस लेटर्स, क्या मुझे बताओ, किसी बैंक से पैसा लेना? बैंक मतलब पर्सन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेना है, बोलो, तो क्या प्रॉपर्टी है क्या आपकी? क्या मैंने सबकी बोला रियल अकाउंट में क्या आता है बेटा? प्रॉपर्टीज वगैरह आती है। तो क्या मुझे बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, वो क्या जाएगा आपका? रिप्रेजेंटेबल अकाउंट है। और कहाँ आएगा? आपके पर्सनल अकाउंट में आपके पास आएगा। और गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या गलती ना हो? क्यों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझता है कि बैंक है मतलब कौन सा? असेट्स है मतलब कौन सा? रियल अकाउंट। गलत, बैंक इज द रिप्रेजेंटेबल अकाउंट, हैंस इज इट ए पर्सनल अकाउंट। इज इट क्लियर? गलती ना हो, समझना। बैंक, सिर्फ बैंक अकाउंट देखा तो भी क्या बनेगा आपके पास बेटा? वो पर्सनल अकाउंट ही बनेगा, रियल अकाउंट नहीं बनेगा। ध्यान रखना, बैंक हो, अल्टीमेटली बैंक है, बैंक में पैसा रखा, किसी बैंक का नाम होगा, ठीक है? तो बेटा बैंक अकाउंट कब लिखते हैं? मान लो आपके 5 अकाउंट में बैलेंस रखे हुए, तो 5 बैंक का नाम ना लिखते हुए सिंगल अकाउंट लगते हैं बेटा, बैंक अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम बात करते हैं बेटा, मिस्टर राम राव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नाम से लिख रहे हैं। एबीसी पार्टनरशिप फर्म अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। बिल्डिंग, रियल इन्वेस्टमेंट, रियल अकाउंट। इज इट क्लियर? ये यहाँ का क्वेश्चंस आपके पास थे। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ कल डिस्कस करेंगे बैच के अंदर ही, तो समझ में ज्यादा अच्छा आपके पास आएगा। आज के लिए इतना ही।